Okay, so we were studying about securities against small savings. Okay, about the National Small Savings Fund, NSSF, and NSSF is included in the public accounts of India. Then there are some other like compensation bonds and others. Okay, these are some bonds issued by the government. Compensation bonds are bonds issued by government to affected persons by its पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो कई बार जैसे सरकार कोई फैसले लेती है, कोई कानून बनाती है और उससे अगर कुछ खास करके कुछ लोगों को उससे नुकसान होता है, घाटा होता है, तो उनके घाटे को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड इशू किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन बॉन्ड्स। लोगों को, हाँ, अगर सरकार के किसी काम से, सरकार के किसी फैसले से, कानून से कुछ लोगों को, जैसे अगर सबको अफेक्ट कर रहा है एक जैसा तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों को उससे कुछ इकोनॉमिक लॉस हो रहा है तो उसको लेके सरकार उसको, उनके लॉस को पूरा करने के लिए कॉम्पेंसेशन बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, तो वो अपना सब बाद में सरकार से उस बॉन्ड को पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल बोरोइंग्स, जो हम देश के अंदर किस तरह से जो है पैसा सरकार कर्ज ले सकती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बोरोइंग्स, बी एक्सटर्नल बोरोइंग्स, देश से बाहर सरकार किस तरह से पैसा बोरो करती है, देखेंगे। मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल बोरोइंग। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हुआ तरीके। ठीक है, इकोनॉमिक्स या बहुत जगह इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है तरीका, सम मेथड और सम, हाँ, सब तरीका, हाँ हाँ। तो कह रहा है मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से देश के बाहर अगर पैसा कर्ज लेती है सरकार, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, या कई तरह के तरीके बना के, यानी आपस में कोई अरेंजमेंट करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके अगर बोरो करती है, ऐसे सभी लोन्स को एक्सटर्नल बोरोइंग कहा जाता है। दे आर क्लासिफाइड एज मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल लोन्स। लोन्स जो हैं वो या तो मल्टीलेटरल होगा, यानी मल्टीलेटरल अगर बॉडी से लिया है, जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, तो मल्टीलेटरल लोन कहते हैं। बाइलेटरल अगर किसी देश से लोन लिया है तो वो बाइलेटरल लोन कहते हैं। नहीं, तो इसमें देखिए मल्टीलेटरल लोन्स हैं, देखिए दीज आर लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अनलाइक नॉन नेगोशिएबल नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर नॉट बोरोड अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो ये जो हम लोन लेते हैं इसके लिए कोई हमें सिक्योरिटी नहीं देना होता है। मल्टीलेटरल लोन्स के लिए हमें, जैसे IMF से कोई लोन लिया तो उसके बदले वो कोई सिक्योरिटी हमें नहीं देना पड़ता है। तो ये हो गया मल्टीलेटरल। देन है बाइलेटरल लोन्स, दीज आर लोन्स रेज्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट बॉडीज डायरेक्टली, यानी कोई विदेशी सरकार या विदेशी सरकार का कोई बॉडी से लोन लेते हैं तो वो बाइलेटरल लोन्स कहा जाता है। देन अदर लाइबिलिटीज, देन नेक्स्ट इज अदर लाइबिलिटीज। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटी लिटरली मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मनी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। लाइबिलिटी का मतलब यही है जिम्मेदारी। ठीक है, तो या तो पैसे देने की जिम्मेदारी या किसी तरह की जिम्मेदारी, भार, उत्तराधिकारी नहीं, भार। जैसे कोई मान लीजिए कोई जो है कहता है हमें कि यार मेरा वहाँ जो है, मेरा कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि देखो वहाँ मेरा एक बिल्डिंग है, तुम उसका देख रेख करो, जो है मैं वहाँ रहता नहीं हूँ तो तुम ही उसका देख रेख करो, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी हो गई।
मेरी एक जिम्मेदारी हो गई कि मुझे उसका देख रेख करना है। या कोई जैसे कई बार होता है कि कोई अपना जैसे कोई बाल बच्चे, जैसे कोई मान लीजिए कोई डेथ हो गया किसी का, तो उसके बच्चों की देख रेख का जिम्मेदारी, ठीक है। या जैसे किसी के फादर कर्ज लिए हुए थे और वो एक्सपायर कर जाते हैं, डेथ, तो उस कर्ज का जिम्मेदारी, लायबिलिटी उसके बेटे पर आ जाता है कि भाई अब उनको चुकाना होगा, भाई फादर का कर्ज था। तो यानी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना, भार होता है, बोझ, जिम्मेदारी भी कहिए बोझ भी कहिए। लायबिलिटी लिटरली मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मनी, अगर पैसे का बात है तो वहाँ तो पे करना है उसको, और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, या किसी चीज़ को लेके जिम्मेदारी है, उसको भी लायबिलिटी कहते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अदर लायबिलिटीज़, ठीक है। तो इसमें जैसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, कि जो भी तरह का पैसा जो लोगों का सरकार के पास जमा होता है, तो वो सरकार के लिए एक बोझ, एक जिम्मेदारी की तरह होती है कि जब भी वो मांगेंगे उनको चुकाना होगा या उनको लौटाना है कभी ना कभी, तो वो अदर लायबिलिटीज़ में आता है। वो आपने ऊपर पढ़ा था, देखिए। तो देखिए यहाँ अदर लायबिलिटीज़ इन दिस इन इंडियन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट, यानी भारत सरकार के अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए, अदर लायबिलिटीज़ का मतलब आर मनी नॉट बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, ऐसा पैसा जो लोगों से उधार तो नहीं लिया गया है, बट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर पर्पज़, लेकिन वो सरकार के खर्च के लिए उसके पास अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बताया था कि लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा या बहुत तरह का पैसा, या और जैसे जमा करते हैं लोग पैसा, तो वो सरकार के पास होता है, उसके सरकार उसका गार्डियन होता है, कस्टोडियन होता है, संरक्षक हिंदी में। वो अपने ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस पैसे को उसको लौटाना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, कहता है भाई ये 1 लाख रुपए मेरे आप हिफाजत से रखो, तो मेरे पास रखे हुए हैं। अब मान लीजिए मुझे ज़रूरत होती है कभी पैसे की, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो 1 लाख रुपए मेरे पास, भले मान लीजिए पूरा का पूरा 1 लाख मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझ पर 1 लाख की लायबिलिटी है। जब भी मेरा दोस्त आएगा कहेगा भाई मेरे पैसे दे दो, तो मुझे 1 लाख उसको लौटाने होंगे, तो वो मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट आई हैव टू रीपे इट। वही यहाँ कहा जा रहा है कि पब्लिक का अदर लायबिलिटीज़ इन इंडियन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट आर मनी नॉट बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, ये कर्ज नहीं लिया गया है लोगों से, बट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, लेकिन वो सरकार को खर्च कर सकने के लिए उसके पास रहता है कि ठीक है आप खर्च कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। दे आर मनी डिपॉजिटेड इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट बाय द, वो जो है पैसा जनता के द्वारा सरकार के कस्टडी में जमा किया गया होता है, उसकी सुरक्षा में। द गवर्नमेंट यूजेज दिस मनी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सरकार उसको समाज के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो द गवर्नमेंट इज़ लायबल टू पे रीपे, यानी सरकार को जिम्मेदारी है, बोझ है उसको चुकाने का। दिस मनी इज़ केप्ट इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो ये पैसा पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, एंड पेड आउट ऑफ इट वेन एवर क्लेम, और जब भी उसकी मांग की जाती है तो पब्लिक अकाउंट से उसको चुका दिया जाता है। दे आर, ये पैसे क्या क्या हैं? ए स्मॉल सेविंग स्कीम, है ना, जो आपने पढ़ा, छोटी छोटी बचत योजनाएं सरकार के द्वारा समय समय पर लाई जाती थी। प्रोविडेंट फंड्स, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है। अदर अकाउंट्स, कोई और तरह का अकाउंट है सरकार में, उसका पैसा है। रिज़र्व फंड्स, जो रिज़र्व में भी कुछ सरकार फंड रखती है, अब इसको आगे भी डेफिनेशन देख लेंगे ये सब क्या क्या है। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम, इट इंक्लूड्स all small savings prior to creation of NSSF and those small savings not credited into NSSF। तो NSSF जब बनाया गया उसके पहले जो भी सेविंग स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही थी और उसमें जो भी पैसा जनता द्वारा जमा किया गया था, वो सारा पैसा इसमें, और किसी भी तरह का और सेविंग्स का पैसा जो भी NSSF में नहीं जाता है, वो सारा पैसा इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम कहा जाता है।
फिर है प्रोविडेंट फंड्स। देखिए, इट इंक्लूड्स जनरल यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स जीपीएफ एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड्स प्रायर टू क्रिएशन ऑफ एनएसएसएफ एंड ओनली जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड देयर आफ्टर। तो पहले जो है प्रोविडेंट फंड जो है कहते थे दो तरह का होता था, एक कहते थे जनरल प्रोविडेंट फंड और एक कहते थे स्टेट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। लेकिन अब जो है ये सिर्फ जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया है। ये कहने का मतलब जब जैसे ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले होता था और अब न्यू पेंशन स्कीम हो गया है, ठीक है। तो पहले क्या है कि जो है सरकार पेंशन अपनी तरफ से पैसा देती थी, ठीक है। तो उसमें हमारा भी प्रोविडेंट फंड पैसा होता था और स्टेट की तरफ से जो पेंशन के लिए पैसा जमा किया जाता था वो अलग से होता था। लेकिन अब उसको एक ही कर दिया गया है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन यानी हमारा जो पैसा कटा और सरकार ने जो जमा किया वो दोनों एक ही में जमा होता है, उसको कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड। तो ये भी पैसा जो है वो आता है इसमें आपका जो है क्या बोलते हैं अदर लायबिलिटीज़ में आता है। फिर अदर अकाउंट्स जैसे डिपॉजिट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, मान लीजिए जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट भी कोई भी आदमी, देखिए आज प्रोविडेंट फंड कोई भी आदमी जमा करवा सकता है, कटवा सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि सरकारी प्रोविडेंट फंड में मेरा पैसा जमा होता है कि मुझे बाद में पेंशन वगैरह मिले, तो वो स्कीम है एनपीएस, वही है न्यू पेंशन स्कीम। कोई भी व्यक्ति उसमें अपना गवर्नमेंट में प्रोविडेंट फंड पीएफ कटवा के और पेंशन का बेनिफिट ले सकता है। तो वैसा पैसा हाँ कोई भी उसमें कर सकता है। हाँ, आप उस वो एनपीएस में आप अपना एनरोलमेंट करवाइएगा तो आप उसमें जैसे बैंक के खाता में पैसा जमा करते हैं वैसे आप अपना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं। वो प्रोविडेंट फंड की तरह ट्रीट होगा और वो बाद में आपको उस पैसे से पेंशन वगैरह दिया जाता है। हाँ, एनपीएस कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं उसको। हाँ, तो वो बढ़ के जितना समय के लिए आप उसको रहने दिए पैसा, तो उस हिसाब से मतलब जो उसका है सरकार का उस स्कीम से आपको पैसा देता है। हाँ, ज़्यादा देगा, डेफिनेटली ज़्यादा देगा, तभी लोग जमा करेंगे। नहीं, वो आप जितना समय उसमें रखेंगे उतना समय तक वो इंटरेस्ट रेट उस पर वो आपका उसको देगा। और वो है आप देना चाहें मंथली आप उसमें जमा करना चाहें या साल दर साल जैसे जमा करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाँ, तो वो जितने दिन आप छोड़ेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर मिलता है। हाँ, कहीं भी अपना यूज़ करे, वो उसकी मर्ज़ी पर है। वो हो सकता है डेवलपमेंट वगैरह में, रोड बनाने में यूज़ करे, मेट्रो बनाने में यूज़ करे, जहाँ भी उसको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया डिपॉजिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स एट्सेट्रा। देन डिपॉजिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, है ना। जो नॉन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट या और हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है तो वो इसमें आता है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स सिक्योरिटीज इशू टू नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑयल कंपनीज एट्सेट्रा। इसमें वो भी पैसा आता है जो सिक्योरिटी के रूप में बैंक्स को सरकार इशू करती है, वो पैसा भी इसमें आता है। नेक्स्ट है इसमें रिजर्व फंड्स ऑफ रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देखिए, रेलवेज और पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी कुछ रिजर्व फंड रखा रहता है कि समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़े और पैसा नहीं है तो उसको नहीं रेलवे में नहीं, ये वो रेलवे में नहीं, वो सरकार में आप जमा करेंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ कहा जा रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का भी कुछ पैसा सरकार के पास रिजर्व के रूप में रहता है, वो कहा जा रहा है। देखिए,
टेलीग्राफ तो अब ख़त्म, जो टेलीग्राम जो होता था, हाँ टेलीग्राम जो होता था कि टेलीग्राफ कहते हैं कि जैसे इमीडिएट जो है वो चला जाता था मैसेज। टेलीग्राफ जैसे होता था क्या, आपको इंग्लिश मूवी में दिखाता है, जैसे होता क्या था, केबल्स लगे होते थे रेलवे लाइंस के बगल में, बिजली के तार की तरह तार होते थे। तो मान लीजिए पटना से गया तो वहाँ से कुछ कोड, वो एक मतलब टेलीग्राफ मशीन होता था, कीबोर्ड की तरह समझ लीजिए, कीबोर्ड नहीं होता था, एक छोटा सा बटन जैसा होता था, उसको दबाना रहता था, उसको दबाने का कोड होता था, एक बार दबाया तो कौन सा लेटर मतलब है, 2 बार दबाया तो उसका कोडिंग इस तरह होता था, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ मैसेज भेजा जाता था, तो तुरंत वहाँ गया में या जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ मैसेज रिसीव हो जाता था, और उसको वो डिकोड करके लिख के जो है जिसको देना रहता था वो मैसेज चला जाता था, उसको टेलीग्राफ कहते हैं। अब ये सब ख़त्म, अब तो इमीडिएट इतना सब हो गया, ईमेल और ये सब हो गया, अब तो आप व्हाट्सएप और ये सब चैटिंग वगैरह करते हैं, फैक्स से एडवांस ना हो गया ये सब। अब आप डायरेक्टली इमीडिएटली कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट, फाइल, गाना वाना सब भेज सकते हैं किसी को। फैक्स भी अब हाँ पहले का सिस्टम है, लेकिन अब फैक्स वैक्स भी धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है, अब वो सब यूज़ नहीं होता है। पहले था कि फैक्स था कि कागज़ आप स्कैन करके उसको भेज सकते थे, तो तुरंत वहाँ चला जाता था स्कैन जो है उसका। हाँ तो अब तो और डेवलप हो गया, एडवांस। तो ये जो था, कहा जा रहा है कि रेलवेज और उसके साथ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पहले टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोलते थे, अब टेलीग्राफ तो ख़त्म कर दिया गया 2010 के आसपास। तो दीज आर फंड्स क्रिएटेड बाय दीज डिपार्टमेंट्स, है ना, ये डिपार्टमेंट के द्वारा ये फंड क्रिएट किया जाता है, टू आयरन आउट एक्सेसिव वेरिएशंस, अनड्यू फ्लक्चुएशन इन रेवेन्यू और बाय यूजिंग इट एज ए बफर स्टॉक। तो जब मतलब जैसे कभी जैसे जितना पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा आया नहीं है, या खर्च ज़्यादा हो रहा है, या ऐसे समय में करने के लिए ये डिपार्टमेंट के द्वारा रिज़र्व फंड क्रिएट किए जाते हैं। वी वर डिस्कसिंग द रिज़र्व फंड्स ऑफ रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। सो दीज आर फंड्स क्रिएटेड बाय दीज डिपार्टमेंट्स टू आयरन आउट एक्सेसिव वेरिएशंस, यानी बहुत ज़्यादा जब जो है वेरिएशन हो जाए, है ना, रेवेन्यू में, कमाई में, तो उस समय ज़रूरत के लिए इसको एक स्टॉक, बफर स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है, यानी अपनी ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पैसा जो है वो सरकार के पास जमा होता है, ये सब अदर लायबिलिटीज़ में आता है। फिर है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी कैपिटल रिसीट्स में, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आया है लेकिन वो कर्ज के तौर पर नहीं है, तो वो आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, रिसीट मतलब इनकमिंग मनी, नॉन डेट मतलब विच इज़ नॉट डेट, नॉट लोन। अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इट्स एसेट्स, है ना, एंड रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू अदर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। जो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जो भी सरकार की संपत्ति है उसको डिस्पोज, या डिस्पोज करने का मतलब बेचना, अपने हाथ छुड़ाना, अपनी जिम्मेदारी हटाना, तो वो बेच दिया या दूसरे को लीज पर दिया, लीज पर भी दिया जाता है लॉन्ग टर्म किराया पर मतलब, तो किसी भी तरह से डिस्पोजल किया एसेट का या रिकवरी ऑफ लोन किया है। इसमें है एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर एसेट्स विच विल बी क्रेडिटेड टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। पब्लिक सेक्टर एसेट्स जो हैं, जैसे जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, है ना, एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल के जो भी जो हैं, नवरत्न, मिनी रत्न, नव जो भी हैं, तो उनको अगर वो सरकार उनमें अपना शेयर अगर बेचती है तो वो पैसा जाता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। एक फ़ंड बनाया हुआ है सरकार का, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, वो पैसा उसमें जाता है। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, ठीक है, या उसमें रेलवेज भी है, तो अगर उसको कुछ पैसा उससे बेचने से या लीज पर देने से आता है, वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है। तो पीएसयू को छोड़ के बाकी जितने एसेट्स हैं सरकार के, अगर उनको बेचने या किसी तरह से पैसा आता है तो वो आता है
क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा रहता है, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में दे कैन बी लिस्टेड एज, ये देखिए इसमें है दो तरह में, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एक तो हो सकता है कि जो लोन से एडवांस दिया था सरकार ने वो हो गया। दूसरा जो है आपका सो सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर अदर देन PSU। जो भी PSU को छोड़ के किसी तरह का गवर्नमेंट का शेयर है, अगर उसको सरकार डिसइन्वेस्ट यानी अपना उसको हटाती है, तो उसको हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट में आता है। इसमें देखिए आगे लिख दिया है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड is a fund created by government to deposit the proceeds from disinvestment of PSUs। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एक फंड बनाया गया है जिसमें PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट अगर करता है, उससे जो पैसा आता है वो उसमें जमा होता है। ठीक है, आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ऑन जनवरी 17 जस्ट 1 मिनट। तो इसमें देखिए हमने नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में देखे, एक तो आपका रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर अदर देन PSU को छोड़ के बाकी जितने भी कहीं भी गवर्नमेंट के शेयर हैं उनको अगर जो है डिसइन्वेस्ट किया जाता है, यानी आम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है या पब्लिक को दे दिया जाता है, तो वो पैसे जो हैं इसमें आते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज़ ए फंड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू डिपॉजिट द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो भी पैसा कलेक्ट हुआ, जमा हुआ। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो है एक फंड बनाया गया सरकार के द्वारा कि PSU, इसमें किया गया कि सरकार को एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं जमा हो, दिक्कत हो रहा था पैसा कलेक्ट करने, तो सरकार ने बनाया कि हम लोग PSU का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत सारे अनावश्यक जो हम लोग PSU चला रहे हैं उसको सरकार को चलाने से कोई मतलब है नहीं, तो उसको हम क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को दे दें या पब्लिक को दे दें शेयर। तो वो शेयर जो पब्लिक को बेचा गया या प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, उससे जो पैसा आएगा उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम देश के डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। और उसके लिए एक फ़ंड बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF। आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग द फंड इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ऑन जनवरी 17, 2013, तो 2013 के जनवरी 17 में इसको फिर से इसका ढांचा बदला गया। The disinvestment proceeds with effect from fiscal year 13-14 is credited to the existing public account under the head NIF and they would remain there until withdrawn invested for approved purpose। तो उसके बाद से क्या कि NIF को जो है पब्लिक अकाउंट में ही जोड़ दिया गया और उस फिस्कल ईयर से अब ये पैसा पब्लिक अकाउंट में पड़ा रहता है जब तक कि उसको निकाला ना जाए या कोई उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट NIF वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पजेज, और ये तय किया गया कि NIF का इस्तेमाल हम लोग इन कारणों के लिए करेंगे। क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉज पर्पज़ पर यूज़ करेंगे? सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स बीइंग इशूड बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंक्लूडिंग, अगर जो है पब्लिक सेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक PSU हैं उनका शेयर अगर बिक रहा है तो उससे ख़रीदा जाएगा उनका शेयर, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, अगर जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं तो उनका शेयर अगर बेचा जा रहा होगा तो उसको ख़रीदने में उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, और साथ ही साथ जो
गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका शेयर, सो एज टू इंश्योर 51% ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इन दोज, ताकि उसमें गवर्नमेंट का 51% ओनरशिप हो जाए, यानी एक तरह से गवर्नमेंट उसका मालिक हो जाए, क्योंकि 51% जिसका ओनरशिप हो जाता है वो उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि जो दूसरे का बाकी का 49% होगा, तो जो 51% जिसका शेयर हो जाता है वो एक तरह से मतलब मालिक हो जाता है, इन द सेंस कि जो वो कहेगा वही किया जाएगा। मालिक का मतलब ये नहीं कि वो 100% उसका हो जाता है, लेकिन हाँ जो कंपनी जो है वो उसी के हिसाब से चलती है, उसी के जैसा वो कहेगा वैसा ही किया जाएगा। तो अगर 51% किसी कंपनी में मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी या बैंक में करना है, उसके लिए शेयर खरीदा जा सकता है इस पैसे का इस्तेमाल करके। और भी कई सारा चीज़ दिया हुआ है, हमें उसमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो है ये होता है। इसमें लास्ट में एक पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रेलवेज टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेलवे में अगर कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक आपको, या जैसे यहाँ ई में दिया है, पॉइंट ई है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्विटी इन्फ्यूज़न इन वेरियस मेट्रो प्रोजेक्ट्स। जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग शहरों में, उनमें अगर पैसा उसके लिए वो करना है तो उसमें ये पैसा डाला जा सकता है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में उसके शेयर खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना है। द एलोकेशंस आउट ऑफ NIF विल बी डिसाइडेड इन गवर्नमेंट बजट। और ये जो है NIF का पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ये बजट में बताना पड़ता है। तो ये हम लोग गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के बारे में डिटेल में हमने समझ लिया, कहाँ कहाँ से सरकार को रेवेन्यू हो रहा है, रिसीट हो रहा है, ठीक है। रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट हमने स्टडी कर लिया, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों को हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर्स। देखिए, द पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड एज शोन इन फिगर 5.4। नीचे जो दिखाया गया उसमें हम जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो रेवेन्यू अकाउंट से यानी रेगुलर अकाउंट से होना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो कैपिटल अकाउंट से होना है यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए होना है। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मीट डे टू डे एंड रेगुलर नीड्स ऑफ गवर्नमेंट। एक लाइन में लिख दिया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मीट डे टू डे एंड रेगुलर नीड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो डेली का जो खर्च होता है सरकार का उसको पूरा करने के लिए जो भी पैसा निकाला जाएगा, एंड दैट विल नॉट यील्ड एनी रेवेन्यू इन फ्यूचर, और जिससे कि कोई फ्यूचर में कोई हमें रेवेन्यू नहीं मिलने जा रहा है, समझ गए, जिससे फ्यूचर में कोई हमें डायरेक्टली कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा है। जैसे मान लीजिए सरकार के लिए आज एक कंप्यूटर खरीदना है, कहीं कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर खरीदना है, तो उसके कंप्यूटर खरीदने में जो खर्च किया गया, या कहीं कागज़ ख़त्म हो गया है, पेपर सप्लाई करना है, कहीं इंक ख़त्म है, कहीं कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो डे टू डे जो खर्च होते हैं सरकार के वो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ ए वन वे पेमेंट, मतलब वन वे पेमेंट है, पैसा खर्च हुआ तो गया, वो वापस नहीं आना है। इट मीन्स इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी इट कैनॉट रिकवर इट। उसको अगर खर्च कर दिया सरकार ने तो वो फिर वापस नहीं आ सकता है। दीज आर, अब ये क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नंबर 1, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ एंड डिस्काउंट्स ऑन ट्रेजरी बिल्स। जो भी ब्याज सरकार देती है, पे करती है, वो ब्याज चाहे जो कर्ज लिया हो उसका दे, या जैसे लोग अपना जमा किए रहते हैं अदर लाइबिलिटीज़ में आपने पढ़ा कि जैसे पोस्ट ऑफिस में जमा किया हुआ है उस पर आपको 6% ब्याज देना है, वो ब्याज। एंड डिस्काउंट्स ऑन ट्रेजरी बिल, उसी तरह कोई ट्रेजरी बिल खरीदता बेचता है उस पर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, ये सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स में आ जाता है। सेकेंड इज़ डिफेंस पुलिस।
एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस कम अंडर दिस। तो डिफेंस फोर्सेस का और पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी रेगुलर डेली का खर्चा होता है वो सब इसमें आता है। सब्सिडीज ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस। जैसे कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस में जैसे अनाज दिया जाता है, तो अनाज जैसे मान लीजिए फ्री में बांटा जा रहा है या 1 रुपये किलो बांटा जा रहा है, लेकिन 1 रुपये किलो वो खरीदा तो नहीं गया था भाई। एमएसपी में सरकार किस रेट पे खरीदती है? मान लीजिए 25 रुपये गेहूँ खरीद रही है और उस गेहूँ को वो 2 रुपये किलो बेच रही है, तो कितना सब्सिडी उसको दे रही है? 23-24 रुपये का सब्सिडी दे रही है ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो सरकार को खर्च करना होगा, तो ऐसा पैसा सब्सिडी में तो वो काउंट होता है। सब्सिडीज ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर, जैसे किसानों को खाद जो है सस्ते दाम पे देती है, तो उसका सब्सिडी का पैसा, ये सब इसमें किया जाता है। फिर है ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जो भी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट दिया जाता है वो इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद पेंशन्स एंड सैलरीज, ठीक है। पेंशन्स एंड सैलरी, देखिए पेंशन्स एंड सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड दोज पेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कम अंडर दिस कैटेगरी। जो भी पेंशन सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, और भी किसी तरह का खर्चा जो कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर की तरह कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है, वो सब इसमें आता है, ठीक है। आपको बता ही थे, यहाँ दे भी दिया है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर दैट कैन बी स्पेंट विदाउट वोट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो खर्च किया जा सकता है बिना लेजिस्लेचर के परमिशन के। तो जैसे कि देखिए इसमें आगे दिया ही होगा, आगे आएगा। तो इसमें जैसे आपको हम बता ही थे कि जितना भी जो है जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, है ना, स्पीकर का, एमएलए एमपी का सैलरी सब, फिर उसके बाद बहुत सारा और ऑफिसर्स का, जैसे आप भी यूपीएससी बीपीएससी जितने अधिकारी लोग होते हैं उन सब का सैलरी पेन, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना। उसको वो परमिशन की ज़रूरत नहीं होती उसको देने के लिए। ये सब आता है पेंशन एंड सैलरीज में। फिर इकोनॉमिक सर्विसेज, देखिए उस समय हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक सर्विसेज। तो देखिए नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड। जो लॉन्ग टर्म नहीं है नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म मतलब जो तुरंत खर्च किया जाना है किसी ज़रूरत के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, पावर सेक्टर के लिए हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब के लिए, तो वो इकोनॉमिक सर्विसेज में आता है। अदर जनरल सर्विसेज, तो दूसरे तरह की जनरल सर्विस, जैसे नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स, जैसे जो भी विधानसभा ये सब में जो खर्च आता है ना, सरकार के ऑफिसेज में जो खर्च होता है, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स, टैक्स कलेक्शन, जैसे टैक्स कलेक्शन का खर्च होता है, भाई टैक्स कलेक्ट करना है, उसके लिए अधिकारी लोग काम करेगा, कंप्यूटर यूज़ होगा, इंटरनेट का खर्च, बिजली का खर्च और सारा चीज़ खर्च जो है, तो वो टैक्स कलेक्शन में खर्च जो होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के जो खर्च होते हैं, ये सब इसमें जोड़े जाते हैं। फिर है नेक्स्ट सोशल सर्विसेज। सरकार का सोशल सर्विस क्या क्या है सोशल समाज के लिए, जैसे नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग एट्सेट्रा इज इंक्लूडेड इन दिस। हेल्थ, इतने सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, सरकारी इतना एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चल रही, स्कूल कॉलेज, एंड ब्रॉडकास्टिंग, टीवी है, रेडियो, ये सब चल रहा है, इन सब का जो पूरा खर्च है चलाने का, ये सब इसमें आता है। पोस्टल डेफिसिट, तो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो खर्च होता है, जो जनरली पोस्टल डिपार्टमेंट घाटा में ही चलता है, पोस्टल डिपार्टमेंट जितना उसके कामकाज में खर्च होता है उतना वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार इसको घाटा पूरा करती है, क्योंकि वो ज़रूरी माना जाता है लोगों के लिए, देश के लिए, तो उसको घाटे पर भी सरकार चलाती है, ठीक है। तो इसके लिए बनाया गया पोस्टल डेफिसिट, हर साल जो खर्च होता है पोस्टल डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो
कहा जा रहा है कि पोस्टल डिपार्टमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इट्स ओन रेवेन्यू, दिस शॉर्टफॉल क्रॉसेज 1000 करोड़ विच इज़ मेड बाई, तो ये 1000 करोड़ से ज़्यादा का होता है घाटा, और हर साल ये सरकार इतना पैसा देती है इसको। एक्सपेंडिचर ऑन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, है ना, तो जो यूटीज़ का जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से चलना है उस पर जो खर्च आता है सरकार वहाँ चलाने में। ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, उसी तरह विदेश सरकारों को जो ग्रांट दिया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, ग्रांट्स गिवन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स लाइक भूटान, नेपाल एंड सम अदर डेवलपिंग कंट्रीज। गिफ्ट, बस मदद, हेल्प, गिफ्ट एंड हेल्प other developing countries towards their developmental expenditure and aid given during disaster, natural calamities to all foreign countries constitute this, इस कैटेगरी में वो पैसा आता है जो सरकार दूसरे देशों के विकास के लिए या कोई वहाँ नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ गया, डिजास्टर हो गया, वैसे में देती है मदद के लिए वो पैसा आता है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताया कि कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, मतलब जो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्च किया जाए, ठीक है। इन जनरल एक्सपेंडिचर्स दैट क्रिएट परमानेंट एसेट्स एंड यील्ड पीरियोडिकल इनकम एंड लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए पहले यहाँ तक है कि मान लीजिए जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनाया सरकार या कोई एयरपोर्ट बनाया, तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आएगा, जो उस पर खर्च आएगा उसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई एयरपोर्ट बनाने में, कोई रोड बनाने में। अब वो एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट का भी चार्ज वसूलती है एयरपोर्ट सरकार, जो है एयरपोर्ट पर जो भी कंपनीज अपना फ़्लाइट उड़ाती है उससे एयरपोर्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। हम लोग जो टिकट का चार्ज पे करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो एयरपोर्ट टैक्स होता है। तो हाँ, तो एयरपोर्ट टैक्स जो है वो फिक्स्ड एक होता है हर टिकट पर, ठीक है। तो वो जो है एयरपोर्ट जो चार्ज करता है फ़्लाइट कंपनीज से, तो अब कोई भी एयरपोर्ट सरकार बनाया तो धीरे धीरे उससे कमाई होगा सरकार को, या रोड बनाया तो उससे टोल टैक्स कलेक्ट करती है। तो इस तरह का जो खर्च सरकार करती है, जो परमानेंट एसेट मतलब लंबे समय के लिए संपत्ति किसी तरह का बनाए जिससे कमाई होने जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो ये हो गया। दूसरा, एंड लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज, साथ ही साथ अगर कर्ज देती है लॉन्ग टर्म के लिए किसी राज्य सरकार को या लोकल गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह को, तो वो सब जो है आता है इसमें, क्योंकि उस लोन पर वो इंटरेस्ट पे करेगा जो भी लिया है, वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इतना ही इसमें इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। अब हम लोग आते हैं डेफिसिट। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिसिट। डेफिसिट में आप जानते हैं डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज। डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज, है ना, कमी हो जाए जहाँ। हेयर डेफिसिट रेफर्स टू शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिचर, यानी इकोनॉमिक्स में या बजट में हम डेफिसिट कहते हैं, यानी जब पैसा कम पड़ जाए खर्च के लिए। पैसा कब कम पड़ेगा? जब हमारा आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, तभी कम पड़ेगा। अगर आमदनी ज़्यादा है, पैसा खर्च कम है, तो हमारे पास बच जाता है, जिसको सरप्लस कहते हैं। द गैप बिटवीन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफिसिट। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर में अगर अलग अलग है तो उसका जो गैप है उसको हम डेफिसिट कहते हैं। अगर माइनस है तो डेफिसिट, प्लस है तो सरप्लस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो, और कई तरह के हम डेफिसिट डिफाइन किए गए हैं जिनको नीचे दिया गया है। और यहाँ देखेंगे सबसे पहले है बजट डेफिसिट। एक हम टर्म यूज़ करते हैं बजट डेफिसिट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। कहा जाता है कि बजट का मोटा मोटी क्या घाटा रहा, तो बजट क्या है? बजट रिसीट और एक्सपेंडिचर, यही है बजट। तो बजट का घाटा यानी टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस हुआ उसको हम बजट या बजटरी डेफिसिट कहते हैं।
ठीक है। बजट डिफिसिट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बजट का जो डिफिसिट ऑलवेज ज़ीरो होता है, क्योंकि सरकार जो है जितना जो बजट में जितना खर्च दिखाती है उतना ही इनकम भी कहीं ना कहीं से वो दिखाती है ना भाई। खर्च वो अपने पैसे से नहीं करेगा, खर्च उधार लेके करेगा, लेकिन उधार तो लेगा ना, तो वो उसका डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होता है। बजट डिफिसिट जो होता है इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू वर्ड है तो नेचुरल है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफिसिट है रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर का खर्च। अब उसके पहले रेवेन्यू वर्ड आ गया, यानी डे टू डे। तो रेवेन्यू डेफिसिट डे टू डे एक्सपेंडिचर माइनस डे टू डे रिसीट्स, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स को रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट हमेशा रहेगा रिसीट और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। अब डेफिसिट के पहले जो वर्ड आ जाएगा वही यूज़ कर देंगे उस वहाँ आगे भी। बजट डेफिसिट था तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। यहाँ कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए इसमें ये आपको ये एक दिया गया है, द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2010-11 बजट। ये याद रखना है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट कब से लाया गया? 2010-11 के बजट से। ये पूछा भी गया एक आध बार। इसमें क्या है कि जो हम भाई घाटा हुआ तो हुआ, लेकिन उस घाटा में अगर हम कुछ ब्याज के रूप में चुकाए तो असली में तो वो घाटा नहीं था। हाँ, हमारे पास खर्च के लिए कम पड़ गया क्योंकि हम लोन लिए हुए तो उसका ब्याज चुकाए। तो हम ब्याज वगैरह जो चुकाते हैं उसका पैसा अगर घाटे में से कम कर लेते हैं तो वो हमारा आता है कि ये असली घाटा हुआ, क्योंकि इतना पैसे का नुकसान आपको है। जो हम कर्ज चुका दिए, ब्याज चुका दिए, वो नुकसान, वो पैसा तो था मेरे पास लेकिन हम चुका दिए, इसलिए आज मेरे पास खर्च के लिए नहीं है। तो वही कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू। देखिए कि दो इसमें, हाँ ये देखिए, नहीं सॉरी कर्ज नहीं है यहाँ, ये ग्रांट्स इसमें आता है। ग्रांट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नीचे इक्वेशन खाली देख लीजिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। यानी हम जो अगर कहीं कोई परमानेंट एसेट बनाने के लिए किसी को ग्रांट देते हैं, मदद करते हैं, हाँ मदद करना, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, मदद करते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं वो पैसा इससे घटा लेते हैं कि भाई पैसा तो था हमारे पास लेकिन हमने किसी को मदद कर दिया, ग्रांट के रूप में दे दिया, तो इसलिए हमारे पास पैसा खर्च के लिए कम हो गया। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट का अपना पैसे का डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट, हाँ म्यूट कर दीजिए, कुछ आवाज़ बहुत आ रही। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। देखिए फिस्कल का मतलब है सरकार का आमदनी और सरकार का खर्च। लेकिन आप जानते हैं कि आमदनी खर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सरकार लोन वगैरह भी लेती है, लोन देती है, लेती है, ब्याज चुकाती है, ब्याज देती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, या लोगों का पैसा सरकार के पास जमा होता है। तो जब हम बजट डेफिसिट बोले थे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल ले लिए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी पैसे का कितना घाटा हुआ। तो यहाँ हम लोग जो बोरोइंग वगैरह, उधार वगैरह लिए थे उसको छोड़ देते हैं, या जो पब्लिक का पैसा हमारे पास जमा होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम प्योरली देखते हैं कि हमारी इस साल की कमाई सरकार की कितनी हुई और इस साल खर्च कितना हुआ। समझ रहे हैं?
सरकार का अपना कितना कमाई हुआ और अपना कितना खर्च हुआ, केवल उस पैसे का हम डेफिसिट निकालते हैं तो कहते हैं उसको फिस्कल डेफिसिट। अब भाई लोगों ने पैसा रखा हुआ है अपना हमारे पास, तो उस पैसे का हम क्यों गिने, वो क्योंकि कल को लौटाना है। उसी तरह हमने कहीं से उधार लिया तो वो फिर तो चुकाना है, वो हमारी कमाई तो नहीं हुई सरकार की। तो हम फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। बोरोइंग में कर्ज आ गया, अदर लायबिलिटीज़ में जो लोगों का पैसा जमा होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको उन्होंने इक्वेशन में कई तरह से उसको वो कर दिया है, लेकिन फर्स्ट वाला ही सिंपल डेफिनेशन और इक्वेशन सही है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए एक तरह से लास्ट में इसमें डिफाइन किया है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ, सरकार का अपना आमदनी और सरकार का अपना खर्च। अब मान लीजिए सरकार का अपना आमदनी हुआ था 10,000 करोड़, लेकिन सरकार अपना खर्च कर रहा है 12,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ का उसको कमी पड़ रहा है और वो पैसा उसको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो या तो कर्ज ले या लोगों का पैसा को इस्तेमाल करे जो उसके पास जमा है फ़िलहाल के लिए। तो ये एक तरह से जो फिस्कल डेफिसिट बताता है कि सरकार का कितना कर्ज लिया है सरकार ने इस साल, या इस साल जो है लोगों का कितना पैसा को इस्तेमाल किया है जो उसका अपना आमदनी नहीं है। समझ गए? ये फिस्कल डेफिसिट बताता है टोटल कि गवर्नमेंट ने कितना बोरोइंग किया है या अदर लायबिलिटीज़ कितना इस साल के लिए अपने आप पर बोझ लिया है कि हाँ भाई उनका पैसा जमा था उसको अभी खर्च करना चाह रही है, फिर लौटाना होगा, तो वो एक तरह से उधार ही हो गया। तो ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, देखिए टू बी प्रेसाइज अबाउट फिस्कल डेफिसिट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। इस साल कितना बोझ ऐड कर रहा है सरकार अपने आप को, सिंपल शब्दों में इस साल यानी आने वाले बजट आने वाले साल में सरकार अपने ऊपर कितना बोझ जोड़ने जा रहा है, कितना एडिशनल लोड लेने जा रहा है। लोड मतलब वो चुकाना होगा कल को, क्योंकि वो इनकम नहीं है उतना अपना। जैसे अभी मैंने बताया कि इस साल का अगले साल होने वाला इनकम है 10,000 करोड़, लेकिन होने वाला खर्च है 12,000 करोड़, तो कितना लोड ले रहा है एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ का। वो 2,000 करोड़ मिल जाएगा इसको कहीं से, लेकिन वो आगे के लिए लोड है, चुकाना होगा उसको। तो यही 2,000 करोड़ बताता है फिस्कल डेफिसिट कि सरकार पर कितना लोड बढ़ा। उस लोड में क्या क्या आता है, बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज। अब इसमें एक फिर वर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट, तो भाई फिस्कल डेफिसिट तो हुआ ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि 2,000 करोड़ का लोड लिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी खर्च होगा जो कि ब्याज के रूप में चुकाया गया। मान लीजिए इस साल 10,000 करोड़ कमाई था, 12,000 करोड़ उसका खर्च था, जिसमें कि 500 करोड़ वो कर्ज का ब्याज के रूप में चुकाया, तो हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट इस साल एडिशनल लोड तो लिया 2,000 करोड़ का, लेकिन वास्तव में 500 करोड़ उसने कर्ज का ये चुकाया। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि ये जो है इस साल 1,500 करोड़ लिया, रियल में उसने बोझ कितना लिया, 500 करोड़ का बोझ उतारा उसने, तो रियल में बोझ उसने इस साल लिया वो है 1,500 करोड़। तो यही है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट।
इट इज़ ए मेजर ऑफ करेंट ईयर्स फिजिकल ऑपरेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्रिएटेड ड्यू टू बोरोइंग्स ऑफ द पास्ट। पहले जो कर्ज लिया हुआ था उसका जो हमको ब्याज चुकाना पड़ा उसको हटा देते हैं हम अपने घाटे से, तो ये हमको मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट याद रखना है ये सब चीज़ आपको, क्योंकि ये सब डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। फिर एक और है मोनेटाइज्ड डेफिसिट, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थक गए अब हम भी। नेक्स्ट है कुछ टाइप्स ऑफ बजट, कुछ बच गया है। इसके साथ थोड़ा सा फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ जो है स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे कैसे पैसा बढ़ता है उसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। कल उसको रिवाइज कर लेंगे।